Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own channel ज्ञान की मोती। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 7 से संबंधित नागरिक शास्त्र के अंतर्गत चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे या रीडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्ययन कार्य, जिसका शीर्षक है न्यायपालिका अर्थात न्याय प्रदान करना। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हमने नागरिक शास्त्र के 3 अध्यायों का अध्ययन कार्य और अभ्यास कार्य कंप्लीट कर लिया है। डियर व्यूअर्स, कोर्ट कचहरी और न्याय। आपने अपने आसपास कोर्ट कचहरी के मामलों के बारे में सुना होगा। ऐसे एक आध किस्से आप कक्षा में सुनाइए। कचहरियों में कौन कौन होते हैं और वे क्या क्या करते हैं, चर्चा कीजिए। इस पाठ के सारे उपशीर्षक एक बार पढ़िए। क्या आपने इन शब्दों को पहले कभी सुना है? क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि न्यायपालिका क्या है। कल्लूराम और परशुराम का झगड़ा। इनके स्थान पर आप कोई भी नाम ले सकते हैं क्योंकि ये नाम काल्पनिक हैं। कल्लूराम और परशुराम के खेत एक दूसरे से लगे हुए थे और दोनों खेतों के बीच मेड़ थी। एक दिन परशुराम अपनी मेड़ बना रहा था। उसने चुपके से मेड़ को कल्लू के खेत में खिसका दिया। यह तीसरा साल था जब परशु ने इस तरह मेड़ खिसकाई थी। कल्लू को पता भी नहीं चला था और मेड़ एक हाथ तक खिसक चुकी थी। जब कल्लू अपना खेत जोतने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे याद था कि उसका हल बिजली के खंबे के आगे तक चलता था, लेकिन ये क्या, अब तो एक हाथ पहले ही रुक जाता है। उसे यकीन हो गया कि परशु ने मेड़ खिसकाई है। उसी रात वह अपने भाई काशी और उसके बेटे रेवा के साथ खेत पर गया और सबने मिलकर रातों रात मेड़ खोद कर वापस खिसका दी। सुबह जब परशु को बात पता चली तो वह लाठी लेकर कल्लू के यहाँ आ धमका। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और मारपीट होने लगी। इतने में गांव का चौकीदार भी वहां आ गया। लोगों ने बीच बचाव किया और बात आगे बढ़ने से रोकी। बाद में कल्लू को काशी और रेवा इलाज हेतु पास के शहर ले गए। उन्होंने अस्पताल में कल्लू की जांच करवाई और पलस्तर चढ़वाया। फिर सब रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने गए। आइए हम समझते हैं कि थाने में रिपोर्ट लिखवाने का क्या अर्थ होता है। थाने में रेवा ने परशु के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई। थानेदार ने कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह मौके की पहली रिपोर्ट यानी FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी। रेवा ने उस पर हस्ताक्षर करके थानेदार से कहा कि आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए और एक प्रति यानी उसकी एक कॉपी हमें भी दीजिए। थानेदार ने रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट की एक प्रति या एक कॉपी रेवा को दे दी। आइए जानते हैं कि FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके FIR दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। FIR में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी FIR में होने चाहिए। इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर, स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। जानकारी देने वाले को एक FIR की प्रति निशुल्क मिलनी चाहिए। यदि कोई थानेदार FIR दर्ज नहीं करता तो रिपोर्ट देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। डाक के द्वारा भी रिपोर्ट भेजी जा सकती है। अब हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन FIR भी दर्ज करा सकते हैं। अब देखते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जुर्म की छानबीन कैसे होती है। FIR की जांच करने के लिए दरोगा कल्लू के गांव पहुंचा। डॉक्टर की पर्ची की जांच और पड़ोसियों से पूछताछ से दरोगा को यकीन हो गया कि कल्लू को इतने चोटें मारपीट से ही लगी हैं। वह परशु के पास गया और उसने बताया कि वह उसे गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा उसे अपने साथ थाने ले गया। वहां उसने पूछताछ की।
वह इस बात से मना कर रहा था कि उसने कल्लू की पिटाई की है। आइए अब हम जानते हैं कि गिरफ्तारी क्या होता है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह बताना जरूरी है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे कारण नहीं बताया जाता है तो उसको अधिकार है कि वह कारण पूछे और जुर्म बताए जाने पर ही जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके और वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट न कर सके तथा वह दूसरा कोई अपराध न कर सके, यानी गिरफ्तारी सजा नहीं होती है। पुलिस थाने में किसी को भी अपना जुर्म कबूल करने की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है तो इसके आधार पर उसे सजा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा जब उसे कचहरी या मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया जाए। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को भी सजा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है। चर्चा कीजिए कि एफआईआर दर्ज करने वाले को उसकी एक प्रति या उसकी कॉपी क्यों लेनी चाहिए, इस पर दिमाग लगाइए। जी स्टूडेंट्स, अक्सर आपने गिरफ्तारी के साथ जमानत शब्द जरूर सुना होगा। आइए जानते हैं जमानत क्या होता है। थानेदार ने परसू को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाए। थानेदार ने परसू को बताया कि तुम्हें किसी की जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास जमीन जायदाद है तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। जमानत का अर्थ ही होता है कि जिम्मेदारी लेना। यदि वह तुम्हारी जमानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास ही कुछ जमीन जायदाद है तो तुम ही बॉन्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाए तुम आओगे, नहीं तो तुम्हारी ये जायदाद जब्त कर ली जाएगी। परसू ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ जमीन है। उसने अपने लिए एक बॉन्ड भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया कि कल तुम्हें पेशी के लिए कचहरी आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो। अंततः परसू जमानत पर छूट गया, पर सभी जुर्मों पर जमानत नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। पेशी दर पेशी अर्थात एक पेशी के बाद दूसरी पेशी या उसके बाद और भी पेशियां। इसका क्या अर्थ है? कचहरी में मुकदमा शुरू हुआ। करीब 1 साल तक पेशी दर पेशी चलती रही। इस दौरान दोनों पक्षों की गवाही और सबूत पेश किए जाते रहे। हर पेशी पर परसू का वकील अपनी फीस लेता रहा। आने जाने का खर्चा और काम का नुकसान अलग। अंततः 1 साल बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परसू को 4 साल की कैद होगी। आप सभी आपस में चर्चा कीजिएगा कि किसी भी केस में गवाहों की बात को सुनना क्यों जरूरी होता है। परसू फैसले से खुश नहीं था। वकील ने बताया कि सेशंस कोर्ट में अपील की जा सकती है। परसू की ओर से उसके वकील ने जिले के सेशंस कोर्ट में अपील कर दी। इसके कारण सेशंस जज ने परसू की सजा स्थगित कर दी, अर्थात उसे रोक दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। फिर सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परसू और उसके गवाहों को एक बार बुलाया गया और एक बार कल्लू और उसके गवाहों को। बाकी पेशी तो वकील ने संभाल ली। 2 साल बाद सेशंस जज ने फैसला दिया। उसने परसू की सजा कुछ कम कर दी। परसू फैसला सुनकर हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, क्या यह फैसला भी कहीं बदला जा सकता है? वकील ने बताया, अपने प्रदेश में एक उच्च न्यायालय जो प्रयागराज में है, वहां अपील कर सकते हैं। परसू ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला सुनाया। लेकिन परसू उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सजा काटनी पड़ी जो सेशंस जज ने दी थी। आखिर परसू को जेल जाना ही पड़ा। आइए जानते हैं कि दीवानी और फौजदारी के मामले किन्हें कहते हैं। परसू बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा कि इतने साल मैं जेल में रहूंगा तो मेरी खेती का क्या होगा?
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूं और बात निपट जाए? वकील ने बताया, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी, अतः ये एक फौजदारी मामला है, अर्थात ऐसा अपराध है जो मारपीट से संबंधित है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। इनमें जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सजा अवश्य मिलती है। सिर्फ जमीन जायदाद के मामलों में जेल की सजा नहीं होती, ये दीवानी मामले होते हैं। दीवानी मामले क्या होते हैं? परसू ने पूछा। वकील ने कहा, जब भी कोई जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच कोई मजदूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे के लेन देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। जैसे तुम्हारी मेड़ का झगड़ा था, उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता था। इनमें कैद की सजा तो नहीं होती, पर जिस भी पक्ष को नुकसान सहना पड़ा है या जिसकी संपत्ति पर नाजायज कब्जा किया गया है, उसे उस नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है या संपत्ति लौटाई जा सकती है। पर तुमने तो मारपीट भी की थी, इसलिए यह फौजदारी मुकदमा बन गया। इसमें तो कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब आप चर्चा कीजिए कि परसों ने जब कल्लू की मेड़ खिसकाई थी तो मामला दीवानी का था या फौजदारी का? परसों ने जब कल्लू को पीटा तो मामला दीवानी का था या फौजदारी का? आपस में चर्चा कीजिए। परसों की कहानी तो उच्च न्यायालय में खत्म हुई, पर पूरे भारत में एक सबसे ऊंचा न्यायालय भी है, उसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यहाँ भी अपील की जा सकती है। न्यायपालिका की संरचना कैसे होती है, आइए जानते हैं। डियर व्यूअर्स, चैप्टर अधिक लंबा होने के कारण मैं इसे 2 भागों में बना रही हूँ। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना। अगले वीडियो में मिलने तक अपना विशेष ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।